सर। चलिए आज हम लोग पॉलिटी अपने संविधान का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, जो अधिकार हम लोगों को जीवन जीने के लिए बहुत ही जरूरी है। हम लोग स्वयं में जो अधिकार अपने सोच नहीं पाते हैं, उन अधिकारों को हमारे संविधान निर्माताओं ने 70 साल पहले ही सोच लिया था कि इंसान को या भारत के नागरिकों को जीवन जीने के लिए कौन कौन से अधिकारों की आवश्यकता पड़ेगी, कितने तो उन अधिकारों को उन्होंने रख दिया मौलिक अधिकार। संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक किन अधिकारों को रख दिया उन्होंने? मौलिक अधिकार नाम दे दिया। मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट, इंसान के जीवन जीने के लिए बहुत ही जरूरी अधिकार। तो मौलिक अधिकार संविधान के बात करते हैं आज हम लोग मौलिक अधिकार की। मौलिक अधिकार जिसको हम लोग इंग्लिश में फंडामेंटल राइट कहते हैं। तो ये संविधान के भाग कितने में है? भाग 3। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक मौलिक अधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक कौन से अधिकार दिए गए हैं? मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो इनकी शुरुआत कहां से होती है? अनुच्छेद 12 में। तो अनुच्छेद 12 में क्या दिया गया है? इसमें दिया गया है राज्य शब्द की परिभाषा। इसमें क्या दिया गया है? राज्य शब्द की परिभाषा। जैसे हम लोग आम बोलचाल में अपने देश को देश कहते हैं, इसमें देश को राज्य बोला गया है। क्या बोला गया है? राज्य। राज्य में क्या आएगा? राज्य में क्या आएगा? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, है ना। इसके बाद संस्थाएं, ये सब क्या किसमें आ जाएंगी? राज्य शब्द में। ये सब चीजें किसमें आएंगी? राज्य शब्द में। ये राज्य की परिभाषा दी गई है किसमें? अनुच्छेद 12 में। ठीक है ना। जो मौलिक अधिकार है इनको लागू करवाने या मानने का अधिकार किसके पास है? केंद्र सरकार के पास, या राज्य सरकार के पास, स्थानीय सरकार के पास, और जो संस्थाएं हैं इनके पास भी। जैसे जो संस्थाओं के पास मौलिक अधिकार के नियम क्यों दिए गए? देखो, जैसे मान लो बिजली विभाग है। अब अगर इसको अधिकार नहीं दिए गए होंगे, अब मान लो तुम मीटर से बिजली चोरी कर रहे हो, तो इस चोरी को चेकिंग करने के लिए क्या राष्ट्रपति को आना पड़ेगा केंद्र सरकार से? नहीं। इसके लिए छोटी छोटी संस्थाओं को भी कुछ अधिकार दे दिए गए हैं ताकि वो अपने काम स्वयं करें। जैसे तुम्हारे गांव की सड़क खराब हो जाए तो क्या राष्ट्रपति आएगा देखने के लिए? नहीं। कौन आएगा? स्थानीय सरकार आएगी, विधायक आएंगे। स्थानीय सरकार में कौन हो गया? विधायक हो गए। और तुम्हारे गांव का सरपंच आएगा देखने के लिए, या आज जो तुम्हारे गांव का और कोई जो छोटे छोटे अधिकारी होते हैं वो सब देखने आएंगे। इनके पास स्वयं में अधिकार दे दिए जाते हैं। ऐसे ही राज्य में कौन कौन शामिल हो जाएगा? राज्य में सब शामिल होते हैं, जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, संस्थाएं, ओएनजीसी, गेल, भेल, ये सब किसमें आ जाती हैं? ये अनुच्छेद 12 के अंतर्गत आती है। ठीक है ना। इसके बाद आता है अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 में कहा गया है अल्पीकरण। किसका है? अल्पीकरण। अल्पीकरण क्या है? अल्पीकरण उनका है असंगत विधियों का। किसका अल्पीकरण? असंगत विधियों का। जो मौलिक अधिकार दूसरे मौलिक अधिकार का हनन करता है, उस मौलिक अधिकार का अल्पीकरण कर दिया जाएगा, उसको समाप्त कर दिया जाएगा। जैसे अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आपको बोलने की स्वतंत्रता है। ठीक, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आपको बोलने की स्वतंत्रता है, लेकिन आप किसी को गाली नहीं दे सकते, क्योंकि आप अपने बोलने की स्वतंत्रता से किसी और के मान सम्मान को ठेस पहुंचा रहे हैं, उसके मौलिक अधिकार का हनन कर रहे हैं। इसलिए एक मौलिक अधिकार से जब दूसरे मौलिक अधिकार का हनन होता है तो एक मौलिक अधिकार को खत्म कर दिया जाता है। असंगत होने पर मौलिक अधिकार को कम कर दिया जाएगा। ये किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 13 में। इसमें थी राज्य शब्द की परिभाषा और इसमें है असंगत होने पर अल्पीकरण। ये तो थे 2 मौलिक अधिकार। ये अधिकार नहीं थे, ये अधिकारों की परिभाषा थी। अब अधिकार तो अब शुरू होते हैं। जो मौलिक अधिकार है 6 प्रकार के। कितने प्रकार के जो मौलिक अधिकार है वो कितने प्रकार के हैं? 6 प्रकार के। पहला है समता का अधिकार, समता का। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। किसका है? स्वतंत्रता का अधिकार। इसके बाद तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। किसका अधिकार? शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा नंबर है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। किसका है?
धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसके बाद किसका है अधिकार? शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार। कौन सा है? शिक्षा और संस्कृति से संबंधी अधिकार। ये 6 प्रकार के मूल अधिकार है। कितने हो गए? समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा संबंधी अधिकार, और 6वां नंबर जो हो जाएगा वो कौन सा होगा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कौन सा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 प्रकार के अधिकार हैं। जो स्वतंत्रता का अधिकार है ये अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक है। कहां तक है? 12-13 हमने आपको पढ़ा दिया। इसके बाद 14 से 18 तक शुरू होता है अनुच्छेद 14 से 18 तक समता का अधिकार। उसके बाद आता है स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक। कहां तक? अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक। इसके बाद आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24। इसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ये आता है अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक। इसके बाद शिक्षा और संस्कृति संबंधी जो अधिकार है ये आता है अनुच्छेद 29 और 30 में। इसके बाद 31वां अनुच्छेद है वो खत्म कर दिया गया है क्योंकि उसमें संपत्ति का अधिकार था। इसके लिए अब संवैधानिक उपचारों का अधिकार आ गया। ये आ गया अनुच्छेद 32 में। तो इस प्रकार से 6 मूल अधिकारों का वर्णन है। 6 मूल अधिकारों में जो अनुच्छेद है वो किससे कितने तक है? 14 से लेकर के 32 तक है। वैसे टोटल जो मूल अधिकार है वो कितने हैं? 12 से लेकर के 35 तक है। अब देखो 14 में क्या है? अनुच्छेद 14 जो समता का अधिकार है, इसमें किस प्रकार की समता की बात की गई है? अनुच्छेद 14 में, इसमें अनुच्छेद 14 में कहा गया है विधियों के समान संरक्षण। क्या है? विधियों के समक्ष समता, विधियों के समक्ष समता, विधियों के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण, और विधियों के समान संरक्षण, विधियों के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण, ये किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 14। अब देखो विधि के समक्ष समता का क्या होता है कि मतलब कानून के सामने सब बराबर होंगे, ना कोई छोटा होगा ना कोई बड़ा होगा, ना कोई ऊंचा होगा कोई नीचा होगा, ना कोई गरीब होगा ना कोई अमीर होगा, ना कोई क्षत्रिय होगा ना कोई ब्राह्मण होगा, ना कोई मुस्लिम होगा ना कोई हिंदू होगा। इसमें ना कोई जात पात देखी जाएगी, ना अमीर गरीब देखा जाएगा, कुछ नहीं देखा जाएगा। कानून के सामने सब बराबर है। इसलिए कानून के देवी के आंखों पे पट्टी बंधी रहती है। एक हाथ में तराजू होता है और एक हाथ में तलवार। जो गलत करेगा उसको काट दिया जाएगा, जो गलत करेगा उसको काट दिया जाएगा, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। ये तो हो गया विधि के समक्ष समता। अब दूसरा है विधियों के समान संरक्षण। अनुच्छेद 14 में विधियों के समान संरक्षण का मतलब होता है जो अल्पसंख्यक है या जो कमजोर तबके के लोग हैं उनको उसी के अनुसार काम किया जाएगा। जैसे विधि का जो संरक्षण है वो किसको दिया जाएगा? जैसे बच्चे हैं, मान लो कोई नाबालिग बच्चा है जिसको समझ नहीं है और वो गलती से कोई अपने पापा की पिस्टल उठा के किसी को गोली मार दे, तो अपराध तो उसने किया है लेकिन न जाने में किया है ना, वो बच्चा था, इसलिए उसको संरक्षण दे दिया जाएगा। उसको फांसी नहीं दी जाएगी, उसको क्या किया जाएगा? हल्की सी सजा दे दी जाएगी, या किसी इस ऐसे बच्चे वाले स्कूल जो होते हैं, जेल होती है, उसमें भेज दिया जाएगा। मतलब उसको कुछ कानून की जो सजा होती है उसको कम कर दिया जाएगा उसके लिए। जैसे आज तक महिलाओं को अपने देश में फांसी नहीं लगी, तो क्या महिलाओं ने अपराध नहीं किए हैं, लेकिन उनको क्या दे दिया जाता है? संरक्षण दे दिया जाता है। तो विधियों के समान संरक्षण और विधि के समक्ष समता, ये किसमें है? अनुच्छेद 14 में है। उसके बाद बात आती है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में क्या है? धर्म, वंश, जाति, लिंग आदि के आधार पर धर्म, वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान, धर्म, वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। अब धर्म वंश का मतलब क्या हुआ? अगर आप किसी संस्था कहीं पर जाते हैं तो आपको इस आधार पर नहीं रोका जाएगा कि आप हिंदू हैं या मुस्लिम हैं या सिख हैं या ईसाई हैं या ब्राह्मण है या क्षत्रिय है। इस प्रकार का विभेद नहीं किया जाएगा। धर्म, ये तो धर्म हो गया। अब आ गया वंश। जैसे अपने देश में असदुद्दीन ओवैसी, इनके जो पूर्वज थे, बाबा थे, वो भारत के खिलाफ थे, लेकिन इनको अब उस आधार पर देशद्रोही नहीं माना जाएगा या इनको बुरा भला नहीं कहा जाएगा कि इनके वंश के लोग खराब थे इसलिए अब इनको भी माने। जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाबा माधवराव सिंधिया, वो क्या थे? भारत के विरोधी थे। जब रानी लक्ष्मीबाई युद्ध लड़ रही थी तब वो अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, लेकिन अब हम माधवराव सिंधिया को उस आधार पर भला बुरा नहीं कह सकते कि आपके बाबा खराब थे इसलिए आपको हम बोलेंगे।
ज्योतिरादित्य सिंधिया को आज में हम लोग महाराज कहते हैं, इसीलिए क्योंकि हमारे अनुच्छेद में दे रखा है इस चीज 15 में, धर्म वंश जाति लिंग जन्म स्थान। ऐसा भी नहीं है कोई उत्तर प्रदेश से बिहार में जाए तो बिहारी लोग कह रहे हैं ये तो उत्तर प्रदेश का है, इसको यहाँ पर नहीं जाने देंगे, इसको वहां पर नहीं जाने देंगे, इसके साथ ये भेद करेंगे वो भेद करेंगे। या बिहार का कोई कहीं और काम करने जाए उसको साथ विभेद नहीं किया जाएगा। किसी भी राज्य से हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी वंश से हो, इसके आधार पर आपके साथ विभेद नहीं किया जाएगा। इसका वर्णन है अनुच्छेद 15 में। किसमें है? अनुच्छेद 15 में। इसके बाद आता है अनुच्छेद 16। कौन सा अनुच्छेद आता है? 16। अनुच्छेद 16 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 16 में कहा गया है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। जो सामाजिक कार्य होते हैं, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, सामाजिक कार्यों में आपके साथ विभेद नहीं किया जाएगा, सामाजिक कार्यों में आपके साथ विभेद नहीं किया जाएगा। इसके बाद अनुच्छेद 17 जो आता है यह अस्पृश्यता का अंत बताता है, यानी छुआछूत, अस्पृश्यता या छुआछूत नहीं होगी। लेकिन हमें हाल के समय में कुछ छुआछूत के कारण देखने को मिले, जैसे कोरोना के समय पर कोई एक दूसरे को नहीं छू रहा था। ये हेल्थ सेक्टर आ गया, जब अपने जान की बाजी, ये हेल्थ सेक्टर को अलग कर दिया जाता है कि जब स्वास्थ्य संबंधी समस्या आ जाए तब छुआछूत मानी जा सकती है। लेकिन उसके अलावा हम लोग धर्म वंश जाति लिंग आदि के आधार पर छुआछूत या अस्पृश्यता नहीं कर सकते। छुआछूत हम लोगों को गांव में भी देखने को मिलती है, ऊंच नीच की भावना। जैसे गांव में आप लोगों ने देखा होगा कि जो उच्च कुल के बुजुर्ग होते हैं वो चारपाई पर बैठते हैं, जो निम्न कुल के बुजुर्ग होते हैं वो नीचे बैठते हैं जमीन में। आज भी हम लोगों को गांव में छुआछूत के कुछ ना कुछ अंश देखने को मिल जाते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आता है अनुच्छेद 17 के बाद अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 बताता है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत बताया गया। उपाधियों का मतलब हम किसी को उपाधि नहीं देंगे, जैसे पुराने जमाने में राजा महाराजा सरदार इन सब की उपाधियां दे दी जाती थी। अब उन उपाधियों का अंत कर दिया है। अब केवल शिक्षा और पुरस्कार से संबंधित उपाधि ही मानी जाएगी। जैसे आपको भारत रत्न मिला है, लेकिन ये भी उपाधि आप अपने सरनेम के आगे नहीं लगा सकते। केवल आप शिक्षा संबंधी जो उपाधि आपको मिलेगी उसको आप लोग अपने नाम के आगे लगा सकते हैं, लेकिन शिक्षा के अलावा कोई भी उपाधि आप लोग अपने नाम के आगे भी नहीं लगा सकते, पुरस्कार से संबंधित भी नहीं। आपको जैसे भारत रत्न मिला तो आप ये नहीं कह सकते कि भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, नहीं, सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिला है ये तो बोल सकते हो, लेकिन ये नहीं कह सकते कि भारत रत्न सचिन तेंदुलकर। केवल आप शिक्षा संबंधी उपाधि को अपने नाम के आगे, जैसे आप इंजीनियर हो तो इंजीनियर लगा सकते, डॉक्टर हो तो डॉक्टर लगा सकते हो, जो उपाधि आपने शिक्षा में हासिल की उसको आप लगा सकते हो। इसके बाद आता है अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आपको बोलने की आजादी अनुच्छेद 19 देता है, लेकिन अनुच्छेद 19 के बहुत से कुछ उपविभाग हो गए हैं, जैसे ABCDEF ऐसे करके 6 भागों में विभाजित किया गया। तो जब अनुच्छेद 19 एक जो है वो हमें भारत में कहीं भी सभा करने की स्वतंत्रता देता है। किसकी स्वतंत्रता? भारत में कहीं भी सभा करने की स्वतंत्रता देता है। उसके बाद अनुच्छेद 19B जो है वो हमें भारत में कहीं भी संगठन बनाने की स्वतंत्रता देता है, हम ट्रस्ट बना सकते हैं। उसके बाद अनुच्छेद 19C, सभा किया, संगठन बनाया, उसके बाद हम क्या करेंगे, संगठन कहाँ बनाएंगे, जैसे हमें यहां से दिल्ली बनाने जाना तो कहीं भी भ्रमण करने की स्वतंत्रता, कहीं भी देश में भ्रमण करने की स्वतंत्रता, कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता, कहीं भी कारोबार करने की स्वतंत्रता, ये हमें कौन देता है? अनुच्छेद 19 देता है। हम लोग जैसे उत्तर प्रदेश के हैं तो हम दिल्ली में जाकर भी कारोबार कर सकते हैं, बिहार में जाकर भी कारोबार कर सकते हैं, या हम लोग उत्तर प्रदेश के हैं तो दिल्ली में भी अपना घर बना सकते हैं, निवास कर सकते हैं, बिहार में भी कर सकते हैं, महाराष्ट्र में भी कर सकते हैं, मध्य प्रदेश में भी कर सकते हैं। तो कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता, कहीं भी बसने की स्वतंत्रता, कहीं भी कारोबार करने की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, ये सारी स्वतंत्रता किसमें है? अनुच्छेद 19 में दी गई। इसके बाद आता है अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20। कौन सा अनुच्छेद आता है? अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 कहता है दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। क्या कहता है? दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अगर हमें पुलिस गिरफ्तार करती है तो उसमें हमें दिया जाता है कि दोष सिद्धि के संबंध। इसमें 3 भाग होते हैं। जो पहला भाग होता है वो क्या कहता है कि एक कानून, एक अपराध के लिए एक सजा, यानी जैसे हमने एक अपराध किया है तो हमें सिर्फ उसके बाद एक ही सजा मिल सकती है, हमें दोबारा सजा नहीं दी जा सकती उस कानून के लिए। जैसे लालू जी ने मान लो चारा घोटाला किया, उनको सजा हो गई,
अब जब वो सजा काट करके आए और दोबारा चुनाव लड़ने के लिए चालू मन सोच बनाया, तो फिर कोर्ट फिर कहने लगे कि लालू जी आपने चारा घोटाला किया था, फिर से आइए आपको जेल में डालते हैं। ऐसा नहीं कर सकते। आपको एक अपराध के लिए एक ही सजा दी जाएगी। आपको एक अपराध के लिए एक ही सजा दी जाएगी। और एक अपराध के लिए एक सजा और अपराध के समय के कानून के हिसाब से ही सजा दी जाएगी। आपने जिस समय अपराध किया है उस समय उस अपराध के लिए जो कानून था, जितनी सजा थी, आपको चाहे 20 साल बाद सजा दी जाए, लेकिन हमें आपको तब भी सजा किसके अनुसार दी जाएगी? उसी कानून के अनुसार दी जाएगी। जैसे मान लो आपने 2008 में किसी का पैर तोड़ दिया, तो हड्डी तोड़ने की सजा जो 2008 में थी कानून में, वही सजा आप मान लो मुकदमा लड़ते लड़ते 2020 हो गया या 2023 हो गया, आपको 20 साल हो गए लड़ते लड़ते, और तब आपको सजा दी जाए। तो ऐसा नहीं है कि 2023 में जो सजा है हड्डी तोड़ने के लिए आपको वही दी जाए। जो सजा तब थी अपराध करने के समय, वही सजा दी जाएगी आपको 2023 में। ऐसा नहीं है कि वर्तमान समय के अनुसार आपको सजा नहीं, अपराध के समय के अनुसार आपको सजा दी जाएगी। क्लियर? इसके बाद आता है स्वयं के खिलाफ गवाही नहीं दे सकते। आपको पुलिस अपने खिलाफ गवाही देने के लिए फोर्स नहीं कर सकती। ये किसमें है? अनुच्छेद 20 में तीनों चीजें हैं। इसके बाद आता है अनुच्छेद 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। कौन सी स्वतंत्रता? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। मतलब प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में आपको आत्महत्या नहीं करने दिया जाएगा, पर्यावरण की रक्षा की जाएगी, और पर्यावरण की रक्षा, आत्महत्या, और इसके अलावा दैहिक स्वतंत्रता में आपको निजता का अधिकार होगा। आप अकेले रह सकते हो, आपको जो करने का अधिकार है आप वो कर सकते हो, जो मन करने का वो कर सकते हो, आपको कोई नहीं रोक सकता। आपका अगर मन एकांत में रहने का है तो आप एकांत में रह सकते हो, आपको नींद लेने का मन है आप नींद ले सकते हो, आपको जो भी करने का मन है आप वो कर सकते हो, आप उसके लिए आपको छूट है। निजता या प्राइवेसी का अधिकार, आपकी प्राइवेसी कोई नहीं छीन सकता, आपके मोबाइल फोन का पासवर्ड आपसे कोई नहीं पूछ सकता। इस प्रकार का एक केस आया था कि एक स्त्री ने दो हस्बैंड वाइफ रात में लेटे हुए थे, तो हस्बैंड सो रहा था, वाइफ ने रात में 12 बजे फोन चला रही थी, चैटिंग कर रही थी। जब हस्बैंड उठा उसने कहा कि फोन किसका है दिखाओ हमें चेक करवाओ, तो उसने नहीं दिया, बंद कर दिया फोन। उसके बाद वो केस पहुंच गया, वो पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट, बोली हमारे पास निजता का अधिकार है, ये कैसे छीन सकते हैं हमसे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा बात तो सही है कि आपके पास निजता का अधिकार है, प्राइवेसी का अधिकार है, आप कुछ भी रखें, हस्बैंड क्यों नहीं उसमें हस्तक्षेप करेगा। लेकिन इसके बाद जो एडल्ट्री वाला केस आया, एडल्ट्री इसका मतलब होता है व्यभिचार, इसको खत्म कर दिया गया, इसी को हम व्यभिचार कहते हैं, इसको खत्म कर दिया गया। मतलब अगर पुरुष चाहे पत्नी के चरित्र अगर सही नहीं है, तो पुरुष चाहे तो इसके आधार पर, पत्नी के चरित्र के आधार पर वो क्या कर सकता है? तलाक ले सकता है। यानी व्यभिचार को खत्म कर दिया गया, एडल्ट्री को खत्म कर दिया गया। ये तो था अनुच्छेद 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। उसके बाद आता है अनुच्छेद 22, गिरफ्तारी के संबंध में निवारक निरोध, कि आपको अगर पुलिस गिरफ्तार करती है तो जो गिरफ्तारी है वो दो प्रकार से होती है, एक तो दंडात्मक गिरफ्तारी होती है, एक तो निवारक निरोध गिरफ्तारी। दंडात्मक गिरफ्तारी जब होगी तो आपको वारंट दिखाया जाएगा, आपको जब गिरफ्तार किया जाएगा तो 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के पास ले जाया जाएगा, आपको वकील करने की स्वतंत्रता होगी कि आप अपने मन का वकील कर लो। अगर आप प्राइवेट वकील नहीं कर पाते हैं तो आपको सरकारी वकील भी दिया जाएगा, ये सब करने का अधिकार। उसके बाद जो निवारक निरोध गिरफ्तारी होती है वो क्या होती है कि उसमें बताया नहीं जाता, आपको संगीन मामले के चक्कर में आपको बिना बताए गिरफ्तार किया जा सकता है। इसी को हम लोग रॉलेट एक्ट भी कह सकते हैं, बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून। इसका एक उदाहरण जैसे अभी वर्तमान में कुछ दिनों पहले हम लोगों ने देखा जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर के कुछ नेताओं को इस आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया कि ये लोग समाज में गलत बातें फैलाएंगे और समाज पर गलत प्रभाव डालेंगे। तो समाज पर गलत प्रभाव पड़ने के कारण के आशंका होने के कारण इन लोगों को गिरफ्तार करके नजरबंद कर लिया गया, इन्हीं के घरों में गिरफ्तार करके नजरबंद कर दिया गया। तो ये करने का अधिकार भी पुलिस के पास है अनुच्छेद 22 के तहत। इसके बाद आता है अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 में क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। स्त्री, पुरुष, बच्चों, इनके खिलाफ वैश्यावृत्ति नहीं की जा सकती, इनके साथ गलत काम नहीं किया जा सकता, बलात्कार नहीं करवाया जा सकता इनसे।
ये सब किसमें है? अनुच्छेद 23 में। इसके बाद अनुच्छेद 24 में है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक जगहों पर काम में नहीं लगाया जाएगा, जैसे मिल हो गई, खनन के उद्योग हो गए, या पुल उल बन रहे हैं कहीं पर, या पटाखा इंडस्ट्री हो गई, इन उद्योगों में 14 साल से कम के बच्चों को काम पर नहीं लगाया जाएगा। तो ये तो था अनुच्छेद 24। इसके बाद आता है अनुच्छेद 25, आपको धार्मिक स्वतंत्रता देता है, अंतःकरण की स्वतंत्रता। आप किसी भी धर्म को अपने हिसाब से मान सकते हैं। आप चाहे हिंदू धर्म को माने, चाहे मुस्लिम धर्म को माने, चाहे ईसाई को माने, चाहे किसी भी धर्म को माने, आपको अपने अंदर से, या किसी भी भगवान की पूजा करें, चाहे आप कृष्ण भगवान की करें, चाहे आप अल्लाह की करें, किसी भी भगवान की पूजा करें, ये सब अधिकार आपको अनुच्छेद 25 देता है, अंतःकरण की स्वतंत्रता। इसके बाद अनुच्छेद 26 आता है, और 26 कहता है कि अनुच्छेद 26 कहता है कि किसी भी धर्म को आप जिसको भी मानते हैं उसके धार्मिक कार्यों के प्रबंध करने की स्वतंत्रता। जैसे आप हिंदू धर्म मानते हैं तो आप भागवत करवा सकते हैं, राम कथा करवा सकते हैं, रामलीला करवा सकते हैं, या आप इस्लाम को मानते हैं तो ताजिया निकाल सकते हैं। तो आपके इन कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता भी है आपके पास, और इनका सहयोग भी करेगी सरकार। जैसे आपको पुलिस बल प्रोवाइड करवाया जाए, जैसे आप देखते होंगे बागेश्वर धाम कथा करते हैं तो कितना कितना पुलिस बल मिलता है उनको। ये सब स्वतंत्रता हमें किसमें दी गई है? अनुच्छेद 26 में। किसमें है? अनुच्छेद 26 में। अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 27 कहता है कि धार्मिक जगहों पर कर नहीं लगेगा, धार्मिक ट्रस्टों पर कर नहीं लगता है, टैक्स से छूट दे दी जाती है। किसमें? अनुच्छेद 27 में। इस प्रकार से इसके बाद अब हम लोग देखेंगे अगला टॉपिक अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा होता चला जा रहा है। धन्यवाद। जुड़िए हमारे टेलीग्राम चैनल ड्रीम आईएएस विद विवान सर एंड यूट्यूब चैनल ड्रीम आईएएस विद विवान सर। चलिए हम लोग मिलकर के ड्रीम आईएएस को जरूर अचीव करेंगे एक ना एक दिन। जय हिंद।